माननीय सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को उनकी एलिजिबिलिटी के आधार पर 11 अगस्त के जजमेंट जो कि रिव्यू करके कुछ हद तक बदला गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 8 अप्रैल 2024 के जजमेंट के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए जो याचिका दायर की गई थी उसका कोर्ट ऑर्डर आया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में 3 खेमे हैं, बीटीसी, शिक्षा मित्र और बीएड, जहां बीटीसी और शिक्षा मित्र का एक मोटो है कि किसी भी तरीके से बीएड चयनित अभ्यर्थियों को इस शिक्षक भर्ती से बाहर करना। और जाहिर सी बात है बीएड वाले अभ्यर्थियों का ये मोटो होगा कि हम पूरी तरीके से इस भर्ती में सुरक्षित रहें। अब जब चूंकि रिव्यू का ऑर्डर आ चुका है तो ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी भर्तियों को पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है जो कि किसी भी कोर्ट में या फिर कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा उनको सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखा गया था। इसके बाद से एक बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती किसी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा सब्जेक्ट टू आउटकम रखी गई थी। साथ ही साथ 881 ऑफ 2022 वाला मैटर पर भी बहुत सारे डाउट्स हैं, उस मामले को लेकर भी पूरे क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उन मुद्दों पर बात करेंगे जो कि कोई नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को रिव्यू करने के लिए, रिविजिट करने के लिए आदेश हाईकोर्ट के द्वारा पास किया गया था। अभी इसमें बहुत सारे मैटर्स पेंडिंग हैं, जैसे कि आप जो कॉमन नंबर देने की बात की गई थी उससे जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनकी ज्वाइनिंग चूंकि 11 अगस्त के बाद होगी, अगर राज्य सरकार उनको मौका देती है तो उस चूंकि हाईकोर्ट ने उनको फेवर में फैसला दिया तो मौका तो देना ही पड़ेगा। तो चूंकि उनकी ज्वाइनिंग 11 अगस्त के बाद हो रही है, साथ ही साथ जो रिविजिट किया जा रहा है उसमें जो आरक्षण विसंगति थी उसकी वजह से अगर नई ज्वाइनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है तो क्या इन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग जो कि 11 अगस्त के जजमेंट के और रिव्यू के 11 अगस्त के थ्रेशोल्ड के बाद हो रही है, तो क्या इनका जो ज्वाइनिंग होगा वो इनवैलिड हो जाएगा? क्या इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा? इसके अलावा बीएड के परिप्रेक्ष्य में और डीएलएड और बीटीसी के शिक्षा मित्र के परिप्रेक्ष्य में इस 69,000 शिक्षक भर्ती में निकट भविष्य में क्या चीज़ें संभावित हो सकती हैं, इन सब के रिगार्डिंग जो भी आपके मन में शंका होगी वह इस वीडियो से दूर हो जाएगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और यकीन मानिए पूरा न्यूट्रल होकर के वीडियो देखिएगा और सारी चीज़ें जो भी आपके मन में शंका होगी, चाहे आप बीएड से होंगे या फिर डीएलएड से होंगे, सब कुछ दूर हो जाएगा। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 8 अप्रैल 2024 को सुनवाई जो हुआ था, जो लगा हुआ था श्री गुड्डू सिंह जी की याचिका में, उसके कोर्ट ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उसी दिन 2 बजे एक स्पेशल बेंच बैठी थी जिसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस हैं और उनके बेंच में जो गुड्डू सिंह जी की याचिका थी उसको लिस्ट करने के लिए बोला गया था। अब चूंकि एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन के साथ गुड्डू सिंह जी की याचिका जो टैग थी, यानी कि जो एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन में फैसला आया हुआ है वही फैसला इसमें भी लागू होगा। देखिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर किया है। देखिए, पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी शैल ऑल्सो स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि जो भी पेंडिंग्स होगी इसमें और जो भी मामले इसके साथ टैग हुए हैं वो सब कुछ ऊपर दिए गए जजमेंट के हिसाब से कंप्लीट किए जाते हैं। और जजमेंट क्या है कि अगर कोई भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है तो वह प्रभावित होगी, उनमें बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा है। ऐसे बीएड अभ्यर्थी जिनका कोई भी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था या फिर उनको डिसक्वालीफाई नहीं किया गया था किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा, वो सुरक्षित हैं, बाकी यहाँ पर खतरे में हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती को भी चैलेंज किया गया था, तो क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ के अधीन माना जाएगा अथवा नहीं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से 16 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा एक पत्र जारी किया जाता है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पत्र में ये बातें मेंशन की गई हैं कि जो नियुक्ति होगी उत्तर प्रदेश में पहले चरण के अंतर्गत, वह उत्तर प्रदेश में जो श्री रामशरण मौर्य वाला केस था और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में एक और केस था श्री सूबेदार सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, इन दोनों के अधीन रखा गया था इनका नियुक्ति पत्र। तो क्या ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है रिव्यू के बाद से, तो क्या उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती भी उससे प्रभावित हो रही है? नहीं। यहां पर जो ये मामला है ये सब्जेक्ट टू आउटकम जरूर था, लेकिन ये मामला निस्तारित हो चुका है और बीएड के फेवर में फैसला आया हुआ है। यानी कि ये फैसले के अधीन तो था लेकिन ये फैसला अब क्लियर हो चुका है। सब्जेक्ट टू आउटकम भले ही था लेकिन ये क्लियर हो चुका है और इसमें बीएड जीत चुका है। इस कंडीशन में जो रिव्यू के तौर पर 8 अप्रैल को जो कोर्ट का जजमेंट आया है और जो कि हूबहू लागू किया गया श्री गुड्डू सिंह की याचिका में, तो वह उत्तर प्रदेश में चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर कोई भी खतरा इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इससे पहले जितने भी वीडियोज मैंने 69,000 मामले में बनाए हैं सब में मैंने स्पष्ट बोला था कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, किसी भी कोर्ट में सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी।
ये रामशरण मौर्य वाला मामला ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, क्लियर हो चुका है। सूबेदार सिंह वाला मामला ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। और जो 14,548 वाला मैटर था जो कि उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में लगा हुआ था, उसमें भी वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। एक ही कंडीशन में उत्तर प्रदेश के चयनित बीएड अभ्यर्थियों पर खतरा होता अगर ये जो नोटिफिकेशन है वो क्वैश माना जाता 28 जून 2018 के डेट से। अगर आप सुबह का डेडिकेटेड वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि हमारा जो जजमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव ही है। इस प्रकार के जो जजमेंट होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव ही लागू होते हैं, लेकिन चूंकि हम अपने पावर का यूज करते हुए बीएड चयनित अभ्यर्थियों को सेव करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे प्रोस्पेक्टिव लागू करेंगे, लेकिन केवल उन राज्यों के लिए, उन बीएड चयनित अभ्यर्थियों के लिए जिनका भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था। यानी कि जो इनका जजमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिव ही है। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव ही है। लेकिन अगर आपकी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं हुई है या फिर सब्जेक्ट टू आउटकम भी है और अगर वो क्लियर हो गया है और हाईकोर्ट ने आपको वैलिड करार दे दिया है, तो उस कंडीशन में आप सेफ हैं। और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रामशरण मौर्य वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला हुआ है कि जो डबल बेंच के द्वारा बीएड को अलाउ किया गया वो राइटली अलाउ किया गया और इसको अप्रूव करती है सुप्रीम कोर्ट। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो रामशरण मौर्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओरली ये टिप्पणी की थी कि आपको अगर चैलेंज करना चाहिए था तो आपको पहले नोटिफिकेशन को चैलेंज करना चाहिए था, और ये सारी बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि राइटली ये अलाउड किए गए हैं बीएड कैंडिडेट, तो उस जजमेंट को, रामशरण मौर्य वाला जो जजमेंट है उसको पटना में जब हाईकोर्ट में वहाँ की राज्य सरकार और बीएड कैंडिडेट के द्वारा दिखाया जाता है, तो हाल ही में पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है वहाँ से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने का, उस जजमेंट में उन्होंने रामशरण मौर्य वाले केस को जस्टिफाई किया है ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट जो है, देखिए यहाँ पर कहती है हाईकोर्ट की जो सुप्रीम कोर्ट है वह जो प्रोसेस है और प्रोसीजर है नोटिफिकेशन को जारी करने का, उसको एग्जामिन नहीं की है सुप्रीम कोर्ट कि ये सही तरीके से जारी किया गया है अथवा नहीं। ये हाईकोर्ट कह रही है, कौन सी? पटना हाईकोर्ट कि 69,000 में जो सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अलाउ किया है ये कहते हुए कि ये राइटली अलाउड है, वहाँ पर एक्चुअली में जो नोटिफिकेशन 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन है वो प्रोसेस और प्रोसीजर को एग्जामिन नहीं किया गया कि एनसीटी ने प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो किया अथवा नहीं। ये हाईकोर्ट कह रही है, जबकि देवेश शर्मा जी की याचिका में इस चीज़ को, इस प्रोसेस को और इस प्रोसीजर को कि सही से वो नोटिफिकेशन जारी हुआ या नहीं वो एग्जामिन किया गया। तो यहाँ पर अगर आप पटना हाईकोर्ट को देखेंगे तो वो रामशरण मौर्य वाले केस में स्पष्ट कह रही है कि बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी, ध्यान से सुनिए, बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चूंकि वो बाइंडिंग नेचर का था, सुप्रीम कोर्ट ने उसके आधार पर बीएड को अलाउ कर दिया, लेकिन वो बाइंडिंग नेचर का था और क्या अथॉरिटी, एकेडमिक अथॉरिटी जो है उसने प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो किया अथवा नहीं, इसका एग्जामिनेशन, इसका एग्जामिन नहीं कर रही थी सुप्रीम कोर्ट 69,000 में, जो कि देवेश शर्मा में किया गया था। इस वजह से भले ही रामशरण मौर्य वाला केस बिहार में लगाया गया था, लेकिन इसके आधार पर बिहार में बीएड को सेफ नहीं किया गया बल्कि बाहर कर दिया गया, क्योंकि रामशरण मौर्य वाला केस इस बात की एग्जामिन नहीं कर रहा था कि प्रोसेस और प्रोसीजर जो अप्लाई किया गया नोटिफिकेशन को जारी करने में वो सही था अथवा नहीं। सिर्फ ये देखा गया कि हाँ एकेडमिक अथॉरिटी ने ये नोटिस जारी किया है और चूंकि वो बाइंडिंग नेचर का है इसलिए बीएड को राइटली अलाउ कर दिया गया था। ये पटना हाईकोर्ट कह रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में अब जाकर के कोई प्रभावित करेगा? तो गुड्डू सिंह जी को जो याचिका थी उस पर आपको ज्ञात होगा कि नोटिस इशू किया गया था जब श्री कपिल सिब्बल जी उपस्थित होते हैं और पूरे मामले की पैरवी करते हैं। उससे पहले तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट याचिका को एक्सेप्ट करने की तैयारी ही नहीं थी। वो ये कह रही थी कि ये 2020 का जजमेंट है और आपको फ्रेश एसएलपी नहीं बल्कि एक रिव्यू पिटीशन के तौर पर आपको आना चाहिए। जब इनके एडवोकेट के द्वारा ये अवगत कराया जाता है कि जो हमारे सुपर सीनियर एडवोकेट हैं श्री कपिल सिब्बल जी वो अभी उपस्थित नहीं है, अगली डेट हमें दे दी जाए। और जब अगली डेट पर कपिल सिब्बल जी उपस्थित होते हैं गुड्डू सिंह जी की याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए, उससे सुप्रीम कोर्ट कन्विंस होती है और इसके रिगार्डिंग राज्य सरकार को, एनसीटी को, यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस इशू किया जाता है इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए। हालांकि वो मैटर जब पुनः लिस्ट किया जाता है 8 अप्रैल को सुने जाने के लिए, तो चूंकि सिमिलर मैटर पर सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई थी, स्पेशल बेंच बैठी हुई थी, तो वो नोटिस को सर्व किया गया या नहीं उस पर चर्चा तक नहीं हुआ और डायरेक्टली ये जो जजमेंट दिया गया रिव्यू वाला, उसी जजमेंट के तहत उत्तर प्रदेश की ये वाली गुड्डू सिंह जी को जो याचिका थी उसको भी निस्तारित कर दिया गया। यानी कि उस नोटिस के बारे में कोई भी चर्चा सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है। ठीक है, और 14,548 वाला जो मैटर था जो कि
2019 से, ध्यान दीजिएगा, 2019 से यूपी में हाईकोर्ट में पेंडिंग था, जिसमें बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी चैलेंज की गई थी और उत्तर प्रदेश का वो नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया था जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। चूंकि ये पेंडिंग तो था, लेकिन ये भर्ती इसके सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी। लेकिन जब 11 अगस्त का जजमेंट आ जाता है तो इसमें फिर से हियरिंग कराई जाती है उन लोगों के द्वारा जो कि ये मैटर 2019 में चैलेंज किया गया था, मतलब कि डीएलएड कैंडिडेट्स के द्वारा। अब यहाँ पर चूंकि ये जो पूरा मैटर था, इसमें एक हियरिंग करा करके और इस केस को विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन हाईकोर्ट से ये प्रेयर किया जाता है कि चूंकि हम केस को विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हमें लिबर्टी दे दीजिए कि अगर जो रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है, अगर उसमें कुछ हमारे फेवर में आता है तो हम इसको फिर से केस को रीओपन कर सकते हैं। हाईकोर्ट उस केस को डिसमिस करती है लेकिन लिबर्टी दे देती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी वहाँ के कैंडिडेट हैं उनके पास अभी भी लिबर्टी है कि अगर उन्हें ये लगता है कि जो रिव्यू में जजमेंट आया है एमपी के क्लैरिफिकेशन एप्लीकेशन पर अगर उनके फेवर में है, तो वह ये जो 14,548 वाला मैटर था उसको फिर से रीओपन कर सकते हैं। लिबर्टी का मतलब यही होता है कि अगर आप चाहें तो उस मैटर को फिर से रीओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब रीओपन करने पर क्या फायदा होगा, जबकि ये सब्जेक्ट टू आउटकम भी नहीं था। यहां पर देखिए, अगर पहला वाला मामला अगर आप देखेंगे तो ये किसी भी भर्ती जो है वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थी, यानी बीएड यहां पर पूरी तरीके से सेफ हो जाता है। लेकिन अगर डीएलएड के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो अगर ये मैटर पुनः ओपन होता है और गुड्डू सिंह जी की याचिका में अगर ये दिखाया जाता है कि इस मैटर पर नोटिस इशू हुआ था लेकिन नोटिस सर्व हुआ या नहीं, आगे क्या चीज़ें हुई इस पर चर्चा तक नहीं हुआ, और 14,548 को अगर फिर से रीओपन कर दिया जाता है, तो यहाँ पर सभी चीज़ों को एक साथ अगर आप कंपाइल करेंगे, पटना हाईकोर्ट जो कि ये कह रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो प्रोसीजर था और जो प्रोसेस था वो एग्जामिन ही नहीं किया गया कि बीएड अभ्यर्थी एक्चुअली में एलिजिबल है या नहीं, वो कानून एलिजिबिलिटी रखती है या नहीं, ये एग्जामिन नहीं किया गया, ये पटना हाईकोर्ट कह रही है। और चूंकि 2019 में 14,548 वाला जो मैटर था, 14,548 वाला जो मैटर था, इसमें चूंकि लिबर्टी के साथ विड्रॉ करने की बात की गई है, भले डिसमिस हुआ हो लेकिन लिबर्टी अगर हाईकोर्ट दे रही है, यानी ये केस फिर से रीओपन हो सकता है। अगर इसको रीओपन करके डीएलएड वाले अभ्यर्थी माननीय पटना हाईकोर्ट का वो ऑर्डर लगाते हैं, तो ये चीज़ें, चूंकि यहाँ पर एक पॉइंट ये बन जाता है कि हमारे मैटर पर आपने नोटिस सर्व होने के बाद से देखा नहीं या फिर उस मैटर पर सुनवाई नहीं हुई, तो एटलीस्ट इस मामले को अलग से एक बार क्लियर कर दीजिए, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को फिर से एक बार एक्सेप्ट कर ले। ये डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में हो रही है बातें। ठीक है, यानी कि पहले परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे रिव्यू के बाद से, तो बीएड वाला किसी भी भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं था, तो उस हिसाब से तो वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे पटना हाईकोर्ट वाले जजमेंट को मिला करके, और चूंकि यहां पर लिबर्टी है 14,548 वाले मैटर में, और चूंकि गुड्डू सिंह जी की याचिका में ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुका है, तो इन सभी पॉइंट्स को अगर डीएलएड और शिक्षा मित्र वाले एक साथ कंपाइल करते हैं तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये, अगर उनके इस याचिका को एक्सेप्ट करती है, तो इस मामले पर जो कि एक मलाल रह गया है शिक्षा मित्र और बीटीसी को कि यहां पर सुनवाई नहीं हुई है हमारे मैटर पर, तो अगर वो चाहें और सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है तो इस मैटर पर सुनवाई हो सकती है, या फिर हाईकोर्ट में अगर इसे फिर से रीओपन किया जाता है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर, जो कि बीएड और डीएलएड दोनों के लिए शंका का विषय बना हुआ है, कि जो 881 ऑफ 2022 वाला मैटर है, यानी कि जब देवेश शर्मा जी की याचिका सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी और उसी दौरान श्री राजबसु आर्या जी के द्वारा ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट भी चैलेंज है, बीएड अभ्यर्थियों की एलिजिबिलिटी जो कि 28 जून से डिसाइड हो रही है वो भी चैलेंज है। तो क्या इससे उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती प्रभावित होगी? ध्यान से समझिएगा, 881 वाला मैटर 2022 में कोर्ट में गया हुआ है और उससे पहले 2020 में ये भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, न्यूट्रल होकर के वीडियो कंप्लीट देखिएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज के लिए है, जो भी बीएड और डीएलएड के मन में शंकाएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी इस वीडियो से। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर एक तरफा होकर के वीडियो देखेंगे तो आपको मैटर समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, पूरे न्यूट्रल होकर के देखेंगे तभी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। 2020 में चूंकि ये मैटर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती, ठीक है, और ये मैटर चैलेंज किया गया, यानी कि अगर आप एक भर्ती कंप्लीट करते हैं, एक भर्ती कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसको सब्जेक्ट टू आउटकम रखा जाता है, तो चूंकि ऑल जो प्रोसीडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले में जो 881 वाला मैटर था, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, तब चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर होंगी। देखिएगा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, इसमें 881 वाला मैटर इसमें टैग था। ये उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें 12 अक्टूबर 2000
22 को, ध्यान से दीजिएगा, 12 अक्टूबर 2022 को ये कोर्ट ऑर्डर जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कहा जाता है एनी स्टेप टेकन ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दीज प्रोसीडिंग्स हैविंग इम्पैक्ट ऑन द कंट्रोवर्सी आउट ऑफ विच दीज प्रोसीडिंग अराइज शैल बी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम और एनी फर्दर ऑर्डर दैट मे बी पास्ड इन दीज मैटर्स। यानी कि ये जो भर्ती थी 881 से जुड़ी हुई 69,000, वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम सब्जेक्ट टू आउटकम रख लेते हैं, लेकिन चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी कंप्लीट मानी जाएगी 2020 के जजमेंट के आधार पर, तो ये 881 सब्जेक्ट टू आउटकम तो है, लेकिन चूंकि ये भर्ती कंप्लीट हो गई है तो उस हिसाब से डायरेक्टली इसको इंपैक्ट नहीं करेगी। लेकिन इससे आगे वाला जो मुद्दा है वो डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। कैसे, ध्यान से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हमारे कोर्ट में जो मैटर चल रहा है जब तक पेंडिंग रहेगा, और इन सभी मामले में, यानी सभी राज्यों की जो भी मामले पेंडिंग हैं हाई कोर्ट में और जो भी हमारे केस में टैग हुई हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की 69,000 भर्ती भी टैग हुई थी 881 के मामले में, तो इसमें जो भी प्रोसीडिंग होगी और जो भी इसमें देख सकते हैं आप, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, यानी इन भर्तियों में जो भी आगे के स्टेप्स उठाए जाएंगे वो सब कुछ क्या होगा, सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम होगा हमारे जजमेंट के। यानी 881 में, यानी 69,000 में आगे अगर कुछ भी होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन है। ध्यान से समझिए, अभी तक जो चीज़ें हो गई हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन होते हुए भी बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि वो भर्ती ऑलरेडी 2020 में कंप्लीट हो गई है। ध्यान से समझिएगा, 2020 में कंप्लीट हो गई है और ये 2022 में जाकर के फैसले के अधीन हो रहा था। तो अब तक जो भर्ती कंप्लीट हो गई उस पर तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रोल नहीं है, लेकिन इसके बाद जो 69,000 में होगी वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के फाइनल आउटकम के अधीन है। अब फाइनल आउटकम जो 11 अगस्त को आया, जिसे रिव्यू कर दिया गया 8 अप्रैल 2024 को, वो जो फैसला है वो अब 69,000 में जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी आगे के स्टेप्स होंगी, उस पर डायरेक्टली अप्लाई होगा। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका कॉमन नंबर मिल करके मार्क्स बढ़ा है वह 11 अगस्त के जजमेंट के बाद से ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे तो ये इसका सीधे सा मतलब हो गया। अगर आप देखेंगे जो आरक्षण विसंगति वाला मैटर है, उसमें अगर फिर से रीज्वाइन करने का मौका दिया जाता है तो वो चीज़ें भी इससे प्रभावित होंगी। तो क्या ये समझा जाए कि ये अब जो अभ्यर्थी हैं उनको ज्वाइनिंग मिलेगी ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, 881 वाला मैटर उनके लिए बाधा जरूर है, उनको रास्ते जरूर रोकेगा, लेकिन यहां पर आर्टिकल 14 आएगा जो कि समानता के अधिकार की बात करता है। यानी कि जो चयनित हो चुके हैं 69,000 में, वो अभी तक के हिसाब से पूरी तरीके से सेफ है, और चूंकि वो एलिजिबल हैं सेम डिग्री रखते हुए, और वही डिग्री रखते हुए अगर कॉमन नंबर से अभ्यर्थी आ रहा है या फिर जो भी मैटर के जिस भी वजह से अगर अभ्यर्थी आ रहा है जिसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ, तो चूंकि उनकी एलिजिबिलिटी तो डिसाइड कर दी गई 2020 में ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब वो एलिजिबल हैं, भले ही उनको बाद में ज्वाइनिंग दी जा रही है, तो उनका आर्टिकल 14 के आधार पर, समानता के अधिकार के आधार पर, यानी एक ही भर्ती में दो नियम नहीं हो सकते, चूंकि ऑलरेडी मैक्सिमम बीएड कैंडिडेट 34 से 35,000 को नियुक्ति दी जा चुकी है। तो जो भी कॉमन नंबर से बीएड वाले आएंगे या फिर जो भी आगे के प्रोसीडिंग्स के हिसाब से बीएड वाले आएंगे, 881 उसका अपोज जरूर करेगा, लेकिन आर्टिकल 14 उनके लिए ढाल बन के खड़ा है और वह उनको राहत देगा और उनकी भी नियुक्ति कराने में काफ़ी मदद करने वाला है। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओवरऑल अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो उत्तर प्रदेश के 69,000 बीएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ हैं। अभी के हिसाब से उनकी जो एलिजिबिलिटी है पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों के पास, शिक्षा मित्रों के पास रास्ते खुले हुए हैं कि पटना हाईकोर्ट ने जो कुछ भी टिप्पणी की है कि रामशरण मौर्य वाले केस में इनकी जो एलिजिबिलिटी है वो सही से एग्जामिन नहीं की गई, कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वह एक्चुअली में प्रोसेस और प्रोसीजर को फॉलो किया गया अथवा नहीं, इस बात का एग्जामिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर रही थी। साथ ही साथ चूंकि 14,548 में लिबर्टी है कि वह केस फिर से रीओपन किया जा सकता है। साथ ही साथ इस बात की भी कि जो नोटिस इशू हुआ था गुड्डू सिंह जी की याचिका में, उस बात को लेकर के नोटिस पर चर्चा तक नहीं हुआ। तो इन सभी बातों को लेकर के शिक्षा मित्र और बीटीसी के पास विकल्प खुले हुए हैं कि वह फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, और जहां तक बात है आगे के प्रोसीडिंग की, जो भी अभी नियुक्ति बाकी है बीएड अभ्यर्थियों की इस भर्ती में, तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 881 वाला उसको रोकेगा जरूर इनकी नियुक्ति को, इसलिए क्योंकि आगे की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने अपने कोर्ट के अधीन ले ली थी, और उसमें यह है कि 11 अगस्त के बाद आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। ये मैटर फिर से अगर होता है ज्वाइनिंग तो कोर्ट में अभ्यर्थी इसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 कहीं ना कहीं आपको राहत देगा
कि अगर एक ही भर्ती में एक ही एलिजिबिलिटी से संबंधित 2 नियम नहीं अपनाए जा सकते। ठीक है, अगर आधे लोगों को नियुक्ति मिल चुकी है, अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल पावर भी आ जाएगा। अगर आर्टिकल 14 की अगर हम लोग बात करें और सुप्रीम कोर्ट मामला अगर कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के अपने स्पेशल पावर होते हैं, अपने स्पेशल पावर होते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपने कोर्ट ऑर्डर में स्वीकार की है कि इस प्रकार के जो जजमेंट होते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव लागू होते हैं। अगर आप 8 अप्रैल वाला जजमेंट देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, लेकिन हम अपने स्पेशल पावर का यूज करते हुए बीएड को सेव करना चाहते हैं। इस वजह से ऐसे बीएड जो कि सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं थे उनको हम सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेशल पावर है। अगर वो आर्टिकल 14 को वायलेट करते हुए भी अगर चीज़ें करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये चीज़ें पावर होती हैं। तो कुल मिलाकर के जो 69,000 में आगे की प्रोसीडिंग है वो सब्जेक्ट टू आउटकम है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 11 अगस्त के बाद ऐसे बीएड अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हो सकती है। तो अगर ऐसी ज्वाइनिंग 69,000 में फिर से हो रही है तो वो मैटर फिर से कोर्ट में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। यहां तक चीज़ें क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं 69,000 से जुड़े सभी मामले, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।